Stock on 31st December. Stock on 31st December. इसे बोलता हूँ रमन, the proprietor of a departmental store containing 3 departments named A, B and C, decided to calculate separate profits for his departments for the month of December 2000. Stock on December 31st could not be valued. Stock on December 31st could not be valued for certain unavoidable reasons. Stock could not be valued for certain unavoidable reasons, but his rates on gross profits on sales for A, B, C departments are 40%, 30% and 20% respectively. फिर से बोलता हूँ इसको. His rates of gross profit on sales for A, B and C departments are 40%, 30% and 20% respectively. क्वेश्चन में यह है, अब बाद में लिखेंगे आगे की स्टेटमेंट्स को, कि आर जो कि एक विभागीय स्टोर का मालिक है, उसके पास 3 विभाग हैं ए, बी और सी. दिसंबर 2000 माह के लिए अलग अलग विभागों के साथ लाभ की गणना करता है. कुछ अपरिहार्य कारणों से दिसंबर 31st को स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं किया जा सका. तो इस क्वेश्चन में हमको स्टॉक की वैल्यू निकालनी होगी पहले. तो ठीक है, स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे हमें पहले वो देखना होगा. ठीक है, स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है. तो स्टॉक के वैल्यूएशन निकालने के तरीके आपको पता भी हैं, फिर आगे बताऊंगा इसमें भी. ठीक है, लेकिन इन स्टॉक्स की गणना करने के लिए आपके पास एक क्लू दिया हुआ है. ये दिया है कि परंतु जो तीनों विभाग अबादशाह हैं, इनके लिए सकल लाभ की दर, ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है, दैट इज 40, 30 एंड 20% रिस्पेक्टिवली. मीन्स ए के लिए 40%, बी के लिए 30% और सी के लिए 20% है. ठीक है, आगे आपको स्टेटमेंट दिया, कुछ सूचना दी हुई है, उसको लिखिए आगे. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. सूचना क्या है, इसको आप बनाएंगे 4 कॉलम बनेगा. एक बनेगा पार्टिकुलर्स का, दूसरा होगा डिपार्टमेंट्स के लिए. तो डिपार्टमेंट्स में 3 डिपार्टमेंट हैं ए, बी एंड सी, तो उनको अलग अलग लिख दीजिए, ए, बी और सी कर लीजिए. फिर लिखना शुरू कीजिए. स्टॉक ऑन 1/12/2000. हेलो, लिखिए, बनाइए. 4 कॉलम बनाना है, एक पार्टिकुलर्स का और 3 कॉलम बनेगा डिपार्टमेंट्स का, ए, बी और सी, जहाँ पे उसका अमाउंट लिखना है. तो अब लिखेंगे हम से स्टॉक ऑन 1/12/2000. स्टॉक ऑन 1st December 2000. ए में 9000, बी में 8400, सी में 12000. ए में 9000, बी में 8400 और सी में 12000. फिर है सैलरी है. सैलरी ए का है 5490. 5490 ए में, 8520 बी में, 8520 बी में और
12,220 सी में, 12,220 सी में, ठीक है। मतलब सैलरी में लिखना है 5,490 ए में, 8,520 बी में और 12,220 सी में। फिर है परचेजेज, ए में 27,000, बी में 21,600, बी में 21,600, सी में 90,000। परचेज 27,000 ए में, 21,600 बी में और 90,000 सी में। नेक्स्ट है सेल्स, विक्रय। ए में 42,000, ए में 42,000, बी में 36,000 और सी में 1,02,000, मतलब 1,02,000, ठीक है। सेल्स हो गया 42,000, 36,000 और 1,02,000, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है कॉलम में, इंफॉर्मेशन थी, ये डिजिटल विक्रय समझ लीजिए, वैल्यूज में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट है, 2 लाइन का लिखिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर होल बिजनेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर होल बिजनेस, indirect expenses for whole business of all 3 departments are 10,800. Indirect expenses for whole business of all 3 departments are rupees 10,800, comma, out of this 1/6 मतलब 1/6, 1/6 of the whole are, 1/6 of the whole are to be divided in all the 3 departments, in all the 3 departments in proportion to 1:1:3, मतलब 1:1:3 में बांटना है। टू बी डिवाइडेड इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स इन प्रोपोर्शन टू 1:1:3 respectively, and the balance of indirect expenses, and the balance of indirect expenses is to be charged, in proportion to departmental sales। तो इस 10,800 या 10,800 का आपको एक बंटवारा करना है, किसका 1/6 निकालेंगे पहले, ठीक है। 10,800 का 10,800 का 1/6 निकाल दीजिए। उस 1/6 को आपको बांटना है 1:1:3 में, ठीक है। और जो बचता है उसको क्या करेंगे, उसको बांटना है आपको डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में, ठीक। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। ये हमारे साथ क्वेश्चन पूरा हो गया ये, ठीक है। तो जैसे ही आपको खाली इसमें इतना समझना है कि जब हमारे पास कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो तरीके दिए हुए हैं उनको आपको जरूर याद करना। अगर वो तरीका आपके समझ में आ गया, उसको डिवाइड करना आ गया, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं डिपार्टमेंटल का। जैसे मैंने बताया आपसे, मान लीजिए कि आपके पास इसी को पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। 10,800 हमारे पास
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको ले आएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो 10,800 का निकालना 1/6 पहले निकाल लीजिए। तो 1/6 कितना होगा, कैलकुलेट करिए। 10,800 का 1/6 निकालिए तो 10,800 का 1/6 निकलेगा, गुणा कर लीजिए, ये निकलेगा 1,800 या 1,800, निकाल कर देखिएगा। ठीक, अब इस 1,800 को हमें 3 भाग में डिवाइड करना है। किस भाग में, 1:1:3 में, जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, शायद 1:1:3 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आपके पास 1:1:3 आया हुआ है, तो इस 18 क्या करेंगे आप, 1 + 1 + 3 करेंगे, इसका जोड़ होगा 2, 3, 5 हो जाएगा ये। तो विभाग ए में 1/5, विभाग बी में 1/5 और विभाग सी में 3/5, यही डालना होगा हमको। ठीक, लेकिन इसके साथ इन्होंने भी कहा हुआ है कि जो 10,800 का 1/6 भाग हुआ, इसको तो आप बांटेंगे 1:1:5 में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा भाग बचेगा, कितना बचेगा, 10,800 में से अगर 1,800 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9,000, ठीक है ना। इस 9,000 को हमें डिवाइड करना है सेल्स के रेशियो में। अब प्रश्न में देखिए सेल्स का रेशियो क्या निकलेगा। सेल्स आया हुआ है ए बी सी में, ए का है 42,000, बी का 36,000 और सी का है 1,02,000, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 42,000 या 42,000, रेशियो 36,000, फिर रेशियो 1,02,000, तो इसका रेशियो निकलेगा 42, 36, 102। इसको और लीज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये लीज करेंगे हम तो निकलेगा 7 से कर लीजिए, या 6 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 6 7 जाए 42, 6 से 36 हो गया, 7 6 17, ठीक है ना। तो इस 9,000 रुपए को 7, 6 और 17, 7, 6 एंड 17 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला वाला क्या होगा, बीच का जोड़ते हैं, पहले रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करना होगा, 7 6 13 और 17 कितना हुआ, 30 हो गया। तो ए में कितना जाएगा, 7/30, बी में 6/30 और सी में 17/30, इसको निकाल लिया आपने। तो देखिए ये दोनों एक्सपेंसेस, जो 1800 वाला था उसका अलग अलग भाग निकाला आपने बी सी का, ऐसे ही आपने जो 9,000 बचा इसका भी आपने निकाला रेशियो 7 6 7 17 में। तो इसका रेशियो जो हुआ, जो भी आंसर निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तब लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। तीनों एबीसी में कर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें था, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक शायद नहीं दिया हुआ प्रश्न में कहा भी है कि क्लोजिंग स्टॉक की गणना हम लोगों ने नहीं की हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक की गणना कैसे की जा सकती है, सोचिए जरा। आपके पास स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और सेल्स पर ग्रास प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो हम सेल्स से घटा दें उसको, है कि नहीं। मतलब सेल्स क्या होता है, कास्ट प्लस प्रॉफिट होती है। अगर हमको कास्ट मालूम है और प्रॉफिट मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट है उसको हम उसमें निकाल दें, जाहिर सी बात निकल सकता है ये। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसकी ग्रास प्रॉफिट को निकालें और ग्रास प्रॉफिट को हम जिस तरफ रखते हैं डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, टू ग्रास प्रॉफिट कैरीड डाउन लिख दीजिए। और वहां पर जो इनका आंसर आता है परसेंटेज निकालने पर, कितना परसेंट आएगा, एक इन्होंने कहा हुआ है कि आपने बेचा है 42,000 पे, जो सेल्स आपकी है वो 42,000 है। 42,000 में कितना परसेंट जुड़ा हुआ है, 40% जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जो 42,000 है वो आपकी सेल्स का वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका निकाल लीजिए 40%, 40% निकालेंगे कितना होगा, 16,800, 16,800 रुपया प्रॉफिट के रूप में मिला हुआ होगा इनको, ठीक। तो 16,800 डाल दीजिए डिपार्टमेंटल अकाउंट क्रेडिट में, टू ग्रास प्रॉफिट कैरीड डाउन में 16,800 लिख दीजिए। ऐसे ही बी वाले में चले जाइए, 36,000 है, 36,000 में कितना परसेंट जुड़ा हुआ है, कि 36,000 में जुड़ा हुआ है 30%, तो 36,000 का 30% निकाल दीजिए, होगा 10,800। इस 10,800 को फिर लिख दीजिए बी वाले ग्रास प्रॉफिट में। ऐसे ही सी की सेल्स है 1,02,000, 1,02,000 का निकालिए 20%, ये होगा 20,400 निकलेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लिया और डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक। अब देखिए कि आपको स्टॉक निकालना है, तरीका इसका यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल तरीका ये है कि आपने जब स्टॉक परचेज और ग्रास प्रॉफिट लिख दिया,
तो क्रेडिट साइड में कितनी बची, सेल्स लिखी हुई है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपके लिए स्टॉक का काम कर लेगी यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से हम स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, अब लिखना बनाइए। जैसे बनाते हो आप, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2000, और आपका बनेगा ABC का कॉलम अलग और पर्टिकुलर्स, फिर ABC, फिर पर्टिकुलर्स ABC। इनको आपको क्या कहा क्वेश्चन में, इंडिविजुअली इनके लाभ को निकाल लीजिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट्स के लाभ को कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप निकालिए ABC का, पहले लिखिए स्टॉक। स्टॉक लिखेंगे हम, स्टॉक कितना होगा, 2 स्टॉक। टू स्टॉक। ए में लिखेंगे आप 9000, 9000। बी में स्टॉक दिया हुआ प्रश्न में 8400, और सी में लिखेंगे आप 12000, सी में 12000, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है परचेजेज लिखेंगे, 2 परचेजेज। परचेजेज में आपके पास अमाउंट है, ए का 27000, ए का 27000, बी का है 21600, बी का 21600, और सी में आएगा 90000। ये आपको प्रश्न में स्टॉक और परचेज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाई सेल्स, यही जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई सेल्स। सेल्स का अमाउंट है ए में 42000, बी में 36000, और सी में 1,02,000, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब प्रश्न में दिया हुआ है। अब मैंने अभी आपसे बताया था कि हमें स्टॉक को कैलकुलेट करना है, तो स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है ऑन सेल्स, ठीक है। तो उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, 42,000 रुपये का सेल्स किया आपने, जिसमें 40% प्रॉफिट का जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 40/100 कर दीजिए, जितनी सेल्स दी हुई है तीनों भाग अलग अलग, ठीक है ना। पहले में क्या होगा, 42,000 इंटू 40/100, तो हो गया 16,800, ठीक है ना। तो डेबिट साइड देखिए, 2 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ए में 16,800 या 16,800, ठीक है। फिर बी के प्रॉफिट को देखिए कितना निकलेगा, बी की प्रॉफिट है 36,000, 36,000 का 30% निकाल दीजिए, ये होगा 10,800। तो बी के ग्रॉस प्रॉफिट में लिखिए 10,800, और सी की प्रॉफिट निकाल दीजिए, 1,02,000 है, 1,02,000 पे 20%, तो निकलेगा ये 20,400 या 20,400। तो ग्रॉस प्रॉफिट सी डी किया, ए में लिख दिया 16,800, बी में 10,800, और सी में 20,400, ठीक है। तो ये आपका अब आया स्टॉक परचेज ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में लिख रखा आपने बाई सेल्स, अमाउंट आपको पता ही लिख रखा 42,000, 36,000, 1,02,000। ऐसे अब आइए, अब जो आपके पास स्टॉक निकालना है उस स्टॉक की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगी। तो देखिए कि डेबिट का जोड़ करेंगे, ए का, इसका होगा 52,800, ए को जोड़िए, जोड़ लीजिए, गुणा भाग करके देख लीजिए, मैं कर देता हूँ आपके सामने। ये जोड़ोगे हो जाएगा 9,000, 27,000, 16,800, ये होगा 52,800 या 52,800। बी वाले जोड़ में आएगा 40,800, 40,800, और सी वाले में आएगा 1,22,400, 1,22,400, ठीक है। अब आइए क्रेडिट साइड में, इसमें से ए वाले में 42,000 है और 52,800 डेबिट का है, तो घटाएंगे आएगा 10,800, लिखेंगे बाई स्टॉक, बाई स्टॉक 10,800 लिख दीजिए ए वाले में। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम बी वाले को, तो बी का जो सम आया हुआ है वो आया 40,800, इसमें से लेस करेंगे 36,000, तो बी के कॉलम में आएगा 4,800, सी के कॉलम में आएगा 20,400, ठीक है। इस तरीके से आपका ये स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया।
अब हमारे पास बनना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करेंगे, जो ग्रास प्रॉफिट आई हुई है, टू ग्रास प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे आप, उसमें लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाले में बाई ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो जो अमाउंट है ग्रास प्रॉफिट का वो आपको सामने 16,800 ए का, 10,800 बी का और 20,400 सी का है। ठीक है, इसको आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक, अब आइए डेबिट साइड में क्या लिखना है, हमको लिखना है सैलरी। ठीक है ना, सैलरी लिखना है। देखिए क्या प्रश्न में आपको सैलरी दी हुई है कि नहीं दी हुई है, प्रश्न में देखिए सैलरी दी हुई है। ए की है 5,490, बी की दी हुई है 8,520 और सी की दी हुई है 12,220। तो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सैलरी अलग अलग दी हुई है। तो इनको सैलरी वाला टू लिखिए, टू सैलरी ए में लिखिए 5,490 5,490, बी में 8,520 और सी में 12,220। ठीक, सैलरी हो गया। अब लिखना आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिखिए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अमाउंट क्योंकि हमें दी हुई है कंसोलिडेटेड, मतलब ज्वाइंटली दी हुई है, ये अमाउंट है कुल आपके पास दिया हुआ है 10,800 या 10,800। ठीक, अब थोड़ा जब कैलकुलेशन करिएगा तो दूर दूर रखिएगा, अलग अलग करके करिएगा। ठीक है ना, 10,800 को क्या कहा हुआ है, 1/6 निकालना है, इसका 1/6 निकालना है। 1/6 निकालिए इसका 10,800 का, कितना आएगा 10,800 या 10,800 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 कर दीजिए तो अमाउंट आएगा 1,800। ठीक है ना, 1,800 लिख लिया आपने। अब ए बी सी 3 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ए बी सी में क्या किया जाएगा, ए बी सी के लिए कह रखा है इन्होंने 1:1:3 में बटेगा, ये क्लियर है। तो 10,800 को क्या करेंगे, पहले हम अनुपात को जोड़ते हैं, ए 1 + 1 + 3 करेंगे, कितना हुआ 1 1 2 3 5। ठीक, तो कितना भाग आएगा, ए का 1/5, 1/5 आएगा, बी का 1/5 और सी का भी देख लीजिए कितना आएगा 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो 1 ए के लिए निकालिए आप 1,800 या 1,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 3 है ना ये, तो 1,800 गुणे 1/5 कितना हुआ, ये अमाउंट आ गया 360 रुपए। ठीक है ना, फिर आइए बी का निकालिए, बी में 1/5 जाएगा तो 1,800 का 1/5 निकालिए, वो भी 360 ही होगा। ठीक है, और सी में आएगा 1,800 गुणे 3/5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1080 रुपये। ठीक है ना, तो इस तरह के देखिए ए में जाएगा 360, बी में 360 और सी में 1080 रुपये। अभी इसको लिखना नहीं है क्योंकि इसी को और बाइफरकेट करना है, बंटवारा और करना है। क्या करना था, कितना तो चला गया ए बी सी में, अलग लिख लीजिए, इसको जोड़ना पड़ेगा बाद में आपको। फिर दूसरा कितना बचेगा, जब 10,800 रुपये आपको दिया गया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में और कह रहा है कि 1/6 इसका निकाल दीजिए, तो आपने 1/6 निकाल के बांट भी दिया। अब कितना बचा, अब आपको बचा हुआ 9,000, 9,000। इस 9,000 को भी डिवाइड करिए। इसको डिवीजन कैसे करना है, सेल्स के रेशियो में। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेल्स के रेशियो में जब बांटना है इसको, रेशियो ऑफ सेल्स देखिए, सेल्स कितना है 42,000 ए का, 36,000 बी का और 1,02,000 सी का। ठीक है ना, तो ए बी सी का रेशियो निकालिए, कैसे निकलेगा 42, 36 और 102 आएगा। इसको और लिस्ट कर लीजिए, और लिस्ट करेंगे तो 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड तो 3 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 6 7 जाए, 6 जाए और 6 17 जाए। ठीक है ना, तो अनुपात क्या बनना 7:6:17। ठीक है ना, तो उस 9,000 रुपए को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस रेशियो का जोड़ कितना हुआ 13 7 7 6 13 17 20 हो गया, 30 हो गया ये। तो 7/30, 6/30 एंड 17/30 आपको ऐसे करके निकालना है इसको। ठीक है ना, तो आप निकालिए ए के लिए कितना जाएगा, ए के लिए निकालिए आप 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/30, ये निकलेगा 2,100। ठीक है, फिर बी के लिए निकालिए 9,000 गुणे 6/30 या 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/30, ये हो गया 1,800। ठीक है, तीसरा निकालना है 9,000 का 17/30 या 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 17/30, ये निकलेगा 5,100। ठीक है ना, अब आइए डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा। अब क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं 2 बार आपने कैलकुलेट किया हुआ है,
तो पहले जो ए में आया हुआ था 1/6 वाला उसको लीजिए, और फिर एक में जो ये सेल्स का रेशियो में आया हुआ है इसको ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए यार, देखिए कितना होगा। ए में पहले वाले में कितना आया हुआ था डिपार्टमेंट ए में, एक तो आया था 1000, डिपार्टमेंट में 1080 ए में गया, ठीक। और इसके पहले वाला भी जोड़ दीजिए, इसमें कितना था ये भाई, 1800 था ना, 1800 ए का पहले वाला, सॉरी 1080, और प्रेजेंट टाइम में आपने कितना निकाला है, प्रेजेंट टाइम में हमने निकाला अभी 7/30, तो निकला 2100। तो 1080 प्लस 2100 करिए, दोनों जोड़ दीजिए, ये हो गया 3180, ठीक है ना, 3180। तो आप क्या करेंगे, जहां लिखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पे ए में 3180 जाएगा, ठीक है, 3180 जाएगा। फिर बी में आइए, बी के लिए आपने पहले निकाला था 360, 1/3 वाला जो था 300, 360 आया था पहले 1/5, और प्लस 1800 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2160, 2160, यहाँ लिखिए बी में। और सी में जोड़ दीजिए, सी में कितना आया था, पहले का था 360, जो 1/6 वाला 5/6 वाला आया था, कुछ ऐसे था ना, 3/6 वाला था, ठीक है, 360 हो गया, प्लस कर दीजिए जो अभी निकाला 5100, तो ये हो गया 5460 या 5460। तो सी में लाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5460 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेट कर लिए, नेट प्रॉफिट आसान हो गया, कोई आइटम तो है नहीं यहाँ पे। तो देखिए कि प्रॉफिट आएगी ए की नेट प्रॉफिट 8130, 8130, बी में प्रॉफिट आएगी 120, और सी की नेट प्रॉफिट होगी 2720, 2720, ठीक है। आप क्रेडिट साइड जोड़ दीजिए, तो उनको कुछ जोड़ने का ही नहीं, 16,800 हो गया ए में, बी में 10,800, और सी में 20,400। मैंने प्रॉफिट को ऐसे बोल दिया आपको कि निकाल कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब भी कैलकुलेट करेंगे आप तो बैलेंसिंग फिगर आएगी नेट प्रॉफिट में, उसको हम उठा दीजिए। फिर से बोल देता, नेट प्रॉफिट कितना आया है, नेट प्रॉफिट ए में है 8130, बी में 120, और सी में 2720, 2720। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? हेलो, हाँ, क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया अब? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आप करिएगा बहुत से, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछिएगा, ठीक। फिर हम लोग कल करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बंद करें क्लास।